कल अपन पढ़ रहे थे टोसों के विद्युतीय गुण। तो जो टोस होते हैं वो विद्युतीय गुणों के आधार पर अपन ने क्या करा, 3 प्रकार का पढ़ा, चालक, अचालक और अर्धचालक। उसके बाद अपन ने पढ़े अर्धचालकों के प्रकार, यानी अर्धचालक भी अपन ने क्या करे, 2 प्रकार के पढ़े, नेज अर्धचालक और अपद्रव्य अर्धचालक। आज अपन पढ़ेंगे कि जो टोस होते हैं इन टोसों में चुंबकीय गुण कैसे उत्पन्न होते हैं, यानी टोसों के चुंबकीय गुण। तो देखो टोसों में जो चुंबकीय गुण होता है, प्रत्येक पदार्थ कुछ चुंबकीय गुणों से क्या होता है, संबंधित होता है। प्रत्येक पदार्थ कुछ चुंबकीय गुणों से क्या होता है, संबंधित होता है। और पदार्थों में जो ये चुंबकीय गुण होते हैं, ये चुंबकीय गुण होते हैं इलेक्ट्रॉनों के कारण, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या करता है, गति करता है, और इस गति के कारण इसमें क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। आपने फिजिक्स के अंदर पढ़ा था, अगर Q आवेश स्थिर रहता है, यानी Q आवेश क्या होता है, स्थिर रहता है। अगर कोई Q आवेश स्थिर होता है तो फिर क्या होता है, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। यह आपने फिजिक्स में पढ़ा था। अगर Q आवेश एक समान वेग से क्या हो, गतिशील हो, तो उसमें विद्युत क्षेत्र तो उत्पन्न होता ही है, साथ में क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न हो जाता है। तो अपन जानते हैं जो परमाणु के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होता है, ये इलेक्ट्रॉन क्या है, एक आवेशित कण है, यानी इलेक्ट्रॉन क्या है, आवेशित कण है। और ये इलेक्ट्रॉन परमाणु में जो नाभिक होता है, इस नाभिक के चारों ओर क्या करता रहता है, चक्कर लगाता रहता है, यानी आवेशित कण है और लगातार क्या है, समान वेग से क्या है, गतिशील है। इस समान वेग से गतिशील होने के कारण, इस आवेशित कण का समान वेग से क्या होता है, गतिशील होने के कारण इसमें क्या उत्पन्न हो जाता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। यानी जो पदार्थ होते हैं, इन पदार्थों में जो चुंबकीय गुण आते हैं वो किसकी वजह से आते हैं, इलेक्ट्रॉन की वजह से। तो अपन कह सकते हैं कि परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन होता है, ये इलेक्ट्रॉन एक सूक्ष्म चुंबक के समान क्या करता है, व्यवहार करता है। इलेक्ट्रॉन परमाणु में सूक्ष्म चुंबक के समान व्यवहार करता है। और जो परमाणु होते हैं, पदार्थ जो होते हैं, ये पदार्थों में जो चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होता है, पदार्थों में चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होता है इलेक्ट्रॉन की गति के कारण। अब इलेक्ट्रॉन परमाणु में 2 प्रकार से गति करते हैं। इलेक्ट्रॉन की जो गति होती है, ये गति 2 प्रकार से होती है। गति होती है वो होती है कक्षीय गति, कक्षीय गति। और जो दूसरी जो गति होती है वो होती है इलेक्ट्रॉन की चक्रण गति। अब कक्षीय गति तो क्या होती है और चक्रण गति क्या होती है, अपन जानते हैं। जैसे ये जो पृथ्वी है, ये पृथ्वी सूर्य के चारों ओर क्या करती है, चक्कर लगाती है। और पृथ्वी अपने अक्ष पर भी क्या करती है, चक्कर लगाती है। जब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है तो इसको तो हम कहते हैं कक्षीय गति। और जब ये अपने अक्ष पर गति लगाती है तो इसको बोलते हैं अक्षीय। पृथ्वी को सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में 365 दिन लगते हैं, यानी 1 साल का समय लगता है। और पृथ्वी को अपने अक्ष के चारों ओर, अपने अक्ष पर घूमने में 24 घंटे लगते हैं। ठीक इसी प्रकार परमाणु में भी जो इलेक्ट्रॉन होता है, ये इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर क्या करता है, चक्कर लगाता है। जब इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है तो इस गति को इलेक्ट्रॉन की कहते हैं हम चक्रण। इस गति को हम कहते हैं कक्षीय गति। इलेक्ट्रॉन की कौन सी गति होती है, कक्षीय गति। और जो ये इलेक्ट्रॉन होता है, ये इलेक्ट्रॉन अपने अक्ष पर भी क्या करता है, गति करता है। जब इलेक्ट्रॉन अपने अक्ष पर गति करता है तो इस गति को हम कहते हैं चक्रण गति। यानी इलेक्ट्रॉन में 2 प्रकार की गति होती है, एक तो कक्षीय गति और दूसरी चक्रण गति। जब इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर गति करता है तो इसे तो क्या बोलते हैं अपन, कक्षीय गति। और जब ये इलेक्ट्रॉन अपने अक्ष पर ही क्या करता है, गति करता है, तो इसको क्या कहते हैं, चक्रण गति। तो इस कक्षीय गति और चक्रण गति के कारण इन जो पदार्थ होते हैं, इन पदार्थों में चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न हो जाता है। क्या उत्पन्न हो जाता है, चुंबकीय आघूर्ण। इस कारण ये चुंबकीय आघूर्ण भी 2 प्रकार का होता है, एक तो कक्षीय चुंबकीय आघूर्ण और दूसरा चक्रण चुंबकीय आघूर्ण। जो चुंबकीय आघूर्ण कक्षीय गति के कारण उत्पन्न होता है उसे तो हमने क्या नाम दे दिया, कक्षीय चुंबकीय आघूर्ण। और जो चुंबकीय आघूर्ण चक्रण गति के कारण उत्पन्न होता है उसे हम क्या कहते हैं, चक्रण चुंबकीय आघूर्ण। तो इन कक्षीय गति
और चक्रण गति के कारण इन पदार्थों में क्या उत्पन्न होता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होता है, जिसके द्वारा ये पदार्थ क्या करते हैं, हमें चुंबकीय गुण प्रदर्शित करते हैं। अब इन चुंबकीय गुणों के आधार पर तो हमेशा ध्यान रखना बच्चों कि प्रत्येक जो पदार्थ में कुछ चुंबकीय गुणों से संबंधित होते हैं और पदार्थों में ये जो चुंबकीय गुण होते हैं ये किसकी वजह से होते हैं, इलेक्ट्रॉन की वजह से होते हैं। इसलिए इलेक्ट्रॉन क्या करता है, सूक्ष्म चुंबक के समान व्यवहार करता है, यानी पदार्थ का जो परमाणु होता है ये परमाणु एक सूक्ष्म चुंबक के समान व्यवहार करता है और ये चुंबकीय जो क्षेत्र उत्पन्न होता है पदार्थों में, चुंबकीय आघूर्ण जो उत्पन्न होता है वह इलेक्ट्रॉन की गति के कारण होता है। इलेक्ट्रॉन दो प्रकार की गति करते हैं, एक तो कक्षीय गति और दूसरा चक्रण गति। जब इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर गति करता है तो उस गति को हम कहते हैं कक्षीय गति, और जब इलेक्ट्रॉन अपने अक्ष पर इस प्रकार अपने अक्ष पर ही क्या कर रहा है, गति करे, तो फिर इसको हम कहते हैं चक्रण गति। इस कक्षीय गति और चक्रण गति के कारण ही पदार्थों में चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होते हैं। तो चुंबकीय गुणों के आधार पर हम पदार्थों को 5 भागों में बांटते हैं। चुंबकीय गुणों के आधार पर पदार्थों को कितने भागों में बांटा जाता है, 5 भागों में बांटा जा सकता है। नंबर जो पहला पदार्थ होता है अनुचुंबकीय पदार्थ, अनुचुंबकीय पदार्थ। दूसरा जो होता है प्रतिचुंबकीय पदार्थ, प्रतिचुंबकीय पदार्थ। और तीसरा जो होता है लोह चुंबकीय पदार्थ, लोह चुंबकीय पदार्थ। चौथा प्रतिलोह चुंबकीय पदार्थ। और पांचवा जो होता है ये होता है लघु लोह चुंबकीय पदार्थ, लघु लोह चुंबकीय पदार्थ या फेरी चुंबकीय पदार्थ, फेरी चुंबकीय पदार्थ। अब बच्चों में आपको पदार्थों को चुंबकीय गुणों के आधार पर हमने कितने भागों में वर्गीकृत कर दिया, 5 भागों में। कौन कौन से 5 भागों में, अनुचुंबकीय पदार्थ, प्रतिचुंबकीय पदार्थ, लोह चुंबकीय पदार्थ, प्रतिलोह चुंबकीय पदार्थ और लघु लोह चुंबकीय पदार्थ या फेरी चुंबकीय पदार्थ। अब आपको मैं ये जो स्टार्टिंग के जो 2 पदार्थ है इनको तो मैं आपको समझाऊंगा आज इलेक्ट्रॉन के आधार पर। किसके आधार पर समझाऊंगा, इलेक्ट्रॉन। और बाकी जो ये तीनों जो चुंबकीय पदार्थ हैं इनको मैं समझाऊंगा आपको डोमेन के आधार पर। नई चीज किसके आधार पर इनको मैं समझाऊंगा आपको, डोमेन। अभी मैं बताऊंगा डोमेन क्या होता है। पहले अपन समझते हैं अनुचुंबकीय पदार्थ। अब अनुचुंबकीय पदार्थ देखो, अनुचुंबकीय पदार्थ। अब अनुचुंबकीय पदार्थ हम किसे कहेंगे, अनुचुंबकीय पदार्थ यानी ऐसे पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र में, चुंबकीय क्षेत्र की ओर दुर्बल रूप से आकर्षित होते हैं, उन पदार्थों को क्या कहेंगे, अनुचुंबकीय पदार्थ। जो चुंबकीय क्षेत्र में, चुंबकीय क्षेत्र में दुर्बल रूप से आकर्षित होते हैं, आकर्षित होते हैं, उन पदार्थों को क्या कहते हैं, अनुचुंबकीय। तो ये अनुचुंबकीय पदार्थ, अब कौन से पदार्थ अनुचुंबकीय होंगे, जितने भी अनुचुंबकीय पदार्थ होंगे उन सभी पदार्थों के पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होगा। मेन चीज क्या है, इनके पास क्या होगा, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होगा। तो अनुचुंबकीय पदार्थ ऐसे पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र की ओर क्या होते हैं, दुर्बल रूप से क्या होते हैं, आकर्षित होते हैं। इनके पास क्या होता है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता है। और जब इन पदार्थों को चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो ये चुंबकीय क्षेत्र की ओर आकर्षित होते हैं, और जब इस चुंबकीय क्षेत्र को अगर अपन हटा लेते हैं तो इनका चुंबकत्व, पदार्थों के जो चुंबकीय गुण को चुंबकत्व कहते हैं। तो इनके जो अनुचुंबकीय, तो इनका चुंबकत्व क्या कहलाएगा, अनुचुंबकत्व। जब अपन चुंबकीय क्षेत्र को हटा देते हैं तो इनका चुंबकत्व क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। जैसे आपने बचपन में खेला होगा, एक चुंबक ले लिया आपने, क्या ले ली, एक आपने चुंबक ले ली। आप क्या देखते हो, इस चुंबक के आपने ये कील चिपका दी, फिर अपन इस कील के क्या करते हैं, एक और कील चिपका देते हैं, तो ये कील इसके क्या हो जाती है,
जुड़ जाती है। जब हम इस चुंबक को हटा देते हैं तो ये किलो का चुंबक तो क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। तो जब अनुचुंबकीय पदार्थों में से अगर इनको चुंबकीय क्षेत्र में से हटा देते हैं तो इनका चुंबक तो क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। तो इन पदार्थों में जो चुंबकीय बल रेखाएं होती है, ये चुंबकीय बल रेखाएं इन पदार्थों की ओर क्या होती है, आकर्षित होती है। जैसे सपोज करो ये पदार्थ है, अब इसमें जो चुंबकीय बल रेखाएं होती है एन और एस, ये चुंबकीय क्षेत्र है, तो ये चुंबकीय बल रेखाएं इस ओर क्या हो जाती है, आकर्षित हो जाती है, इस पदार्थ की ओर क्या हो जाती है, आकर्षित हो जाती है। तो इन पदार्थों को हम क्या कहेंगे, अनुचुंबकीय पदार्थ। तो अनुचुंबकीय पदार्थों के लिए मेन चीज है कि इनके पास क्या होता है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता है। जिन पदार्थों के पास भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाया जाता है वो सभी पदार्थ कौन सी प्रकृति के होते हैं, अनुचुंबकीय। अब अपन को एग्जांपल लिखना है तो एग्जांपल कुछ भी लिख दो आप जिनके पास क्या हो, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। जैसे सोडियम है, अब सोडियम के बाह्यतम कोश में एक इलेक्ट्रॉन है, यानी ये अयुग्मित अवस्था में होता है। इसी प्रकार Cu+2, अब Cu अपन देखते हैं 29 नंबर पर आता है, इसका बाह्यतम इलेक्ट्रॉन 3d10 और 4s1 होता है। तो ये Cu+2 दो इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, यानी विन्यास क्या बचा इसका, 3d9। तो 9 विन्यास को हम कैसे लिखते हैं, डी में 5 कक्षक होते हैं, ये देखो 9 विन्यास को हम कैसे लिखते हैं, ए से। तो लास्ट वाले जो कक्षक होता है उसमें क्या होता है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। तो जिन पदार्थों के पास भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाया जाता है वो सभी पदार्थ कौन सी प्रकृति के होते हैं, अनुचुंबकीय प्रकृति के होते हैं। क्योंकि इसमें जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता है, जो ये अकेला इलेक्ट्रॉन होता है, ये अकेला इलेक्ट्रॉन चक्रण गति करता रहता है, और ये चक्रण जो गति होगी ये एक ही दिशा में इसमें गति होगी, जिसके कारण इसमें क्या उत्पन्न हो जाता है, चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न हो जाता है। यानी इनका चुंबकीय आघूर्ण कभी भी शून्य नहीं होता, इसलिए पदार्थ कौन सी प्रकृति के होते हैं, अनुचुंबकीय प्रकृति के। तो उदाहरण क्या होगा, जैसे सोडियम है, कॉपर है, Cu+2 है, Ap+3 है। जिन पदार्थों के पास भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाया जाता है वो सभी पदार्थ कौन सी प्रकृति के होते हैं, अनुचुंबकीय प्रकृति के। यानी अनुचुंबकीय पदार्थ जिनके पास क्या होता है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो चुंबकीय क्षेत्र की ओर क्या होते हैं, आकर्षित होते हैं, उन पदार्थों को हम क्या कहते हैं, अनुचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। दूसरा आता है अपने पास आता है प्रतिचुंबकीय पदार्थ। तो मैं अनुचुंबकीय और प्रतिचुंबकीय को आपको केवल इलेक्ट्रॉन से समझा रहा हूं। सेकंड आता है हमारे पास प्रतिचुंबकीय पदार्थ। अब प्रतिचुंबकीय पदार्थ किसे कहेंगे, ऐसे पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र से प्रतिकर्षित होते हैं, यानी दूर भागते हैं, उन पदार्थों को क्या कहते हैं, प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। क्योंकि इन पदार्थों के अंदर युग्मित इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। इलेक्ट्रॉन किस रूप में होता है, युग्मित अवस्था में, यानी इसमें जो इलेक्ट्रॉन होता है वो किस अवस्था में होता है, युग्मित अवस्था में। जिन पदार्थों के पास भी युग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं वो सभी पदार्थ कौन सी प्रकृति के होते हैं, प्रतिचुंबकीय। क्योंकि इन पदार्थों में चुंबकीय बल रेखा इनसे क्या हो जाती है, प्रतिकर्षित हो जाती है। सपोज करो ये चुंबकीय क्षेत्र है, ये चुंबकीय, ये पदार्थ रख दिया आपने, तो यह पदार्थ अगर इन चुंबकीय बल रेखाओं को क्या कर दे, दूर भगा दे, वो तो क्या कर रहा था, पास ला रहा था, जबकि चुंबकीय बल रेखाओं को क्या कर रहा है, प्रतिकर्षित कर रहा है। तो उन पदार्थों को हम क्या कहते हैं, प्रतिचुंबकीय। अब प्रतिचुंबकीय पदार्थों में युग्मित इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। जब इलेक्ट्रॉन एक कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो उनका विपरीत चक्रण होता है। तो एक इलेक्ट्रॉन तो क्या करता है, क्लॉकवाइज चक्रण करता है, एक इलेक्ट्रॉन तो क्या करता है, क्लॉकवाइज, घड़ी की सुई की दिशा में घूमता है। तो दूसरा जो इलेक्ट्रॉन होता है वो इलेक्ट्रॉन क्या करता है, एंटी क्लॉकवाइज चक्रण करता है। तो जब एक इलेक्ट्रॉन तो क्लॉकवाइज घूम रहा है, दूसरा इलेक्ट्रॉन इसके विपरीत घूम रहा है, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉनों के कारण जो चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होता है वो विपरीत हो जाता है, और ये दोनों एक दूसरे के प्रभाव को क्या कर देते हैं, समाप्त कर देते हैं। पूर्ण रूप से इनका चुंबकीय आघूर्ण क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। यानी इनका चुंबकीय आघूर्ण का मान क्या आता है, 0 आता है, क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के चुंबकीय आघूर्ण को क्या करते हैं, समाप्त कर देते हैं। क्योंकि इनमें विपरीत चक्रण होता है, एक क्लॉकवाइज होता है दक्षिणावर्त और दूसरा होता है वामावर्त। तो ये दोनों एक दूसरे के प्रभाव को क्या कर देते हैं, समाप्त कर देते हैं, युग्मित होने की वजह से। इसलिए इन पदार्थों को हम कहते हैं प्रतिचुंबकीय। अब जिन पदार्थों के पास भी युग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं वो सभी पदार्थ क्या होते हैं, प्रतिचुंबकीय। जैसे मैं एग्जांपल लिख देता हूं Cu+, अभी मैंने लिखा था इसके पहले Cu+2। अब मैं तो Cu का इलेक्ट्रॉन विन्यास होता है 3d10 4s1। एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो d10 विन्यास बचा कि नहीं बचा,
यानी सभी इलेक्ट्रॉन किस अवस्था में आ रहे हैं? युग्मित अवस्था में। जिन पदार्थों के पास भी युग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसी प्रकार Na+, Mg+2, जिनमें युग्मित इलेक्ट्रॉन Al+3, जिनके पास भी युग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, NaCl, जल, बेंजीन, ये सब में इनके पास क्या होते हैं? युग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के प्रभाव को क्या कर देते हैं? समाप्त कर देते हैं, जिनका इनका टोटल चुंबकीय आघूर्ण क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। इसलिए ये पदार्थ क्या कहलाते हैं? प्रतिचुंबकीय। जो चुंबकीय क्षेत्र से क्या होते हैं? प्रतिकर्षित होते हैं, दूर भागते हैं, उन पदार्थों को हम क्या कहते हैं? प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। अब आता है अपने तीसरा लोह चुंबकीय पदार्थ। तो मैंने आपको बताया कि मैं इन तीनों पदार्थों को लोह चुंबकीय पदार्थ, प्रति लोह चुंबकीय पदार्थ और लघु लोह चुंबकीय पदार्थ, इन पदार्थों को मैंने आपको बोला कि मैं ये दोनों पदार्थों मैंने किसके आधार पर आपको समझा? इलेक्ट्रॉन। अब इन पदार्थों को मैं समझाऊंगा डोमेन के आधार पर। अब डोमेन होता क्या है? पहले हम किसको समझ लें? डोमेन। तो डोमेन क्या होता है? जो ठोस पदार्थ होते हैं, इन ठोस पदार्थों में जो धातु आयन होते हैं, यानी ये धातु आयन छोटे छोटे समूह के रूप में क्या होते हैं? व्यवस्थित होते हैं। जैसे ये कोई ठोस पदार्थ, इस ठोस पदार्थ में ये जो धातु आयन होते हैं, ये धातु आयन छोटे छोटे समूह में क्या होते हैं? व्यवस्थित होते हैं। इस प्रकार ये आयन क्या होते हैं? व्यवस्थित होते हैं। ये धातु आयन छोटे छोटे समूह में क्या होते हैं? व्यवस्थित होते हैं। इन छोटे छोटे समूह को हम क्या नाम दे देते हैं? डोमेन कहते हैं। इन छोटे छोटे समूह को क्या कहते हैं? डोमेन कहते हैं। तो कभी क्वेश्चन आ जाता है डोमेन क्या होता है? तो जो धातु आयन होते हैं, तो उसमें जो धातु आयन होते हैं, ये धातु आयन छोटे छोटे खंडों में, छोटे छोटे खंडों में क्या हो जाते हैं? समूहित हो जाते हैं। और इन छोटे प्रत्येक जो ये खंड है, ये खंड क्या कहलाता है? डोमेन। और ये जो डोमेन होता है, ये डोमेन एक सूक्ष्म चुंबक के समान व्यवहार करता है। किसके समान व्यवहार करता है? ये डोमेन सूक्ष्म चुंबक के समान क्या करता है? व्यवहार करता है। तो इसको हम क्या कहते हैं? डोमेन कहते हैं। अब आता है हमारे पास लोह चुंबकीय पदार्थ। अब देखो लोह चुंबकीय पदार्थ क्या होता है? तीसरा, लोह चुंबकीय पदार्थ। तो जब ये लोह चुंबकीय पदार्थ, जब इनको चुंबकीय क्षेत्र के बाहर रखा जाता है, इन पदार्थों को हम चुंबकीय क्षेत्र के बाहर रखते हैं, तो इनमें जो ये डोमेन होते हैं, ये डोमेन का अलग अलग प्रकार का क्या होता है? विन्यास होता है, जिसके कारण एक दूसरे को के प्रभाव को क्या करते हैं? समाप्त कर देते हैं। यानी ये चुंबकीय गुण प्रदर्शित नहीं करते, इनका चुंबकीय आघूर्ण नहीं होता। लेकिन जब इन पदार्थों को, लोह चुंबकीय पदार्थों को हम चुंबकीय क्षेत्र के अंदर रख देते हैं, किसके अंदर रख देते हैं? चुंबकीय क्षेत्र के अंदर रख देते हैं, तो ये जो डोमेन होता है, ये डोमेन का एक निश्चित विन्यास हो जाता है। इन सभी डोमेनों का विन्यास क्या हो जाता है? एक जैसा हो जाता है। यानी इनका संरेखण एक ही दिशा में होता है, जिसके फलस्वरूप इनमें चुंबकीय आघूर्ण का मान क्या हो जाता है? बहुत अधिक हो जाता है। और ये चुंबकीय क्षेत्र की ओर, जब इनको चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है, तो ये चुंबकीय क्षेत्र की ओर तेजी से क्या होते हैं? प्रवाहित होते हैं। यानी तेजी से प्रभाव क्या करते हैं? दर्शाते हैं। तो ऐसे पदार्थ को हम कहते हैं लोह चुंबकीय पदार्थ। अब इन लोह चुंबकीय पदार्थों को अगर इनके चुंबकीय क्षेत्र को हम हटा भी दें, तो भी इनमें चुंबकत्व बना रहता है। यानी जब एक बार इनको जब चुंबकीय क्षेत्र में रख देते हैं, तो ये चुंबकत्व उत्पन्न हो जाता है। और जब हम इसमें चुंबकीय क्षेत्र को हटा दें, जबकि अनुचुंबकीय में तो हमने क्या देखा? चुंबकीय क्षेत्र को हटाने पर चुंबकत्व क्या हो जाता था? समाप्त हो जाता था। जबकि लोह चुंबकीय पदार्थों में अगर चुंबकीय क्षेत्र को हम हटा भी दें, तो इनका चुंबकत्व समाप्त नहीं होगा। ये एक स्थायी चुंबक के समान क्या करते हैं? व्यवहार करते हैं। किसके समान व्यवहार करते हैं? स्थायी। आपने 10वीं बचपन में पढ़ा था, जब किसी भी धातु की प्लेट में विद्युतरोधी तांबे के तार लपेटकर धारा प्रवाहित की जाती है, तो इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। तो ये किसके समान व्यवहार करती है? फिर चुंबक। यानी इसका चुंबकीय क्षेत्र फिर हटा भी देंगे, तो फिर भी इसमें किसके समान व्यवहार होगा? ये चुंबक के समान क्या करेगी? व्यवहार करेगी। यानी एक स्थायी चुंबक बन जाता है। और स्थायी चुंबक बनने का कारण है कि ये जो डोमेन है, पहले तो डोमेन क्या थे? अलग अलग विन्यास में थे, ये सभी डोमेनों का विन्यास क्या हो गया? एक हो गया। जैसे इस पूरे डोमेन को मैं इस तरह से बताता हूं, ये एक डोमेन हो गया। इन सभी डोमेनों का विन्यास क्या होगा? एक समान हो जाएगा। इस प्रकार विन्यास के कारण ये क्या हो जाते हैं? स्थायी चुंबक के समान क्या करते हैं?
करते हैं, व्यवहार करते हैं। तो ऐसे पदार्थों को हम कहते हैं लोह चुंबकीय पदार्थ। तो लोह चुंबकीय पदार्थ किसे कहते हैं? जब इनको चुंबकीय क्षेत्र में रख देते हैं तो ये तेजी से चुंबकीय क्षेत्र की ओर क्या होते हैं? आकर्षित होते हैं, और चुंबकीय क्षेत्र को हटाने पर भी इनमें चुंबकत्व बना रहता है। इनमें डोमेनों का जो संरूपण होता है, विन्यास होता है, वो एक ही दिशा में होता है, एक ही दिशा में क्या हो जाते हैं? विन्यासित हो जाते हैं। इसलिए किसके समान व्यवहार करते हैं? स्थायी चुंबक के समान व्यवहार करते हैं। अगला आता है चौथा हमारे, इसके जो एग्जाम्पल होंगे, कौन कौन से पदार्थों में इस प्रकार का गुण पाया जाता है? लोह चुंबकीय पदार्थ कौन कौन से होते हैं? जैसे एपी है, निकल है, इन्हीं के द्वारा हम चुंबक बनाते हैं। आयरन है, निकल है, कोबाल्ट है, क्रोमियम ऑक्साइड है। इन पदार्थों में किसका गुण पाया जाता है? लोह चुंबकीय पदार्थों का क्या पाया जाता है? गुण पाया जाता है। चौथा हमारे पास आता है प्रतिलोह चुंबकीय पदार्थ। प्रतिलोह चुंबकीय पदार्थ। अब प्रतिलोह चुंबकीय पदार्थों में जो ये डोमेन होते हैं, ये डोमेन समांतर और प्रति समांतर क्रम में विन्यासित हो जाते हैं। यानी एक डोमेन जैसे ऐसे विन्यासित हो गया तो दूसरा डोमेन ऐसे विन्यासित हो गया। तो इन डोमेनों का विन्यास समांतर और प्रति समांतर, जितने डोमेन समांतर क्रम में होंगे इसको हमने क्या नाम दिया था? डोमेन। जितने डोमेन समांतर क्रम में होंगे उतने डोमेन ही क्या होंगे? प्रति समांतर क्रम में हो जाए। तो इसमें ये एक दूसरे के प्रभाव को क्या कर देंगे? समाप्त कर देंगे। जब ये डोमेन एक दूसरे के प्रभाव को समाप्त कर देते हैं तो इनका चुंबकीय आघूर्ण क्या आ जाता है? 0 आ जाता है। तो ऐसे पदार्थों को हम क्या कहते हैं? प्रतिलोह चुंबकीय पदार्थ। यानी ऐसे पदार्थ जिसमें डोमेन समांतर और प्रति समांतर समान रूप से क्या होते हैं? व्यवस्थित होते हैं, जिसके कारण ये एक दूसरे के प्रभाव को क्या करते हैं? पूर्ण रूप से क्या कर देते हैं? समाप्त कर देते हैं। या सपोज करो ये दो डोमेन ऐसे हैं समान, तो दो डोमेन क्या हो जाएंगे? प्रति समांतर। इसके प्रभाव को इसने समाप्त कर दिया, इसके प्रभाव को इसने समाप्त कर दिया, तो इसका जो चुंबकीय आघूर्ण आएगा, ये चुंबकीय आघूर्ण कितना आएगा? 0 आ जाएगा। तो जिनका चुंबकीय आघूर्ण 0 हो उनको हम क्या कहेंगे? प्रतिलोह चुंबकीय पदार्थ कहेंगे। जैसे एग्जांपल फेरस ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड, MnO मैग्नीज ऑक्साइड। तो ये पदार्थ किसके समान व्यवहार करते हैं? प्रतिलोह चुंबकीय पदार्थ के समान व्यवहार करते हैं। अब तीसरा हमारे पास आता है, हमारे पास लघु लोह चुंबकीय पदार्थ, लघु या फेरी चुंबकीय पदार्थ। अब लघु लोह चुंबकीय पदार्थ या फेरी लोह चुंबकीय पदार्थ, इस प्रकार के जो पदार्थ होते हैं, इन पदार्थों में जो डोमेनों का जो संरूपण होता है, संरेखण होता है, डोमेनों का जो व्यवस्था होती है, ये डोमेनों का व्यवस्था इस प्रकार होती है कि इसमें समांतर और प्रति समांतर डोमेनों की संख्या असमान होती है। जैसे सपोज करो समांतर क्रम में 3 डोमेन व्यवस्थित हो जाते हैं, तो प्रति समांतर क्रम में 2 ही डोमेन क्या होते हैं? व्यवस्थित होते हैं। तो इसके प्रभाव को इसने समाप्त कर दिया, इसके प्रभाव को इसने समाप्त कर दिया, तो इसका प्रभाव तो क्या होगा? बचा हुआ रहेगा। यानी इनका चुंबकीय आघूर्ण 0 नहीं होता, क्योंकि इसमें जो डोमेनों का जो संरेखण है, आगे इनका जो क्रम है, व्यवस्थित होने का जो क्रम है, ये डोमेन इस प्रकार विन्यासित होते हैं, व्यवस्थित होते हैं कि इनमें समांतर और प्रति समांतर डोमेनों की संख्या अलग अलग होती है। यानी समांतर और प्रति समांतर क्रम में इनका आघूर्ण क्या होता है? अलग अलग होता है। जिससे इसका आघूर्ण इसने समाप्त कर दिया, इसका आघूर्ण इसने, तो इसका एक का तो क्या होता है? इसमें आघूर्ण बचा हुआ रहता है, जिससे इनका चुंबकीय आघूर्ण 0 नहीं होता। तो ऐसे जो पदार्थ होते हैं, इन पदार्थों को हम कहते हैं लघु या फेरी चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। जैसे Fe3O4 मैग्नेटाइट, किसका फॉर्मूला है? मैग्नेटाइट का, Zn Fe2O4 फेराइट। तो ये मैग्नेटाइट और फेराइट, मैग्नेटाइट और फेराइट इसके क्या हो गए? एग्जाम्पल हो गए, क्योंकि ये पदार्थ किसके समान व्यवहार करते हैं? लघु लोह या फेरी। लघु यानी कम, यानी चुंबकीय आघूर्ण तो कम हो गया, लेकिन चुंबकीय आघूर्ण 0 नहीं होता। तो इन पदार्थों को हम कहते हैं लघु लोह चुंबकीय पदार्थ। तो सर्वाधिक जो चुंबकीय आघूर्ण होता है, वो सर्वाधिक चुंबकीय आघूर्ण होता है लोह चुंबकीय पदार्थों में। तो हमने देखा कि जो पदार्थ होते हैं, चुंबकीय गुणों के आधार पर हमने पदार्थों को 5 भागों में बांटा। पहला पदार्थ जो होता था वो अनुचुंबकीय, दूसरा प्रतिचुंबकीय, तीसरा लोह चुंबकीय, चौथा प्रतिलोह चुंबकीय
और पांचवा फेरी चुंबकीय या लघु लोह चुंबकीय। तो जो अनुचुंबकीय पदार्थ होते हैं इनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, जिसके कारण इसमें चुंबकीय आघूर्ण होता है, ये चुंबकीय क्षेत्र की ओर क्या होते हैं, आकर्षित होते हैं। प्रतिचुंबकीय जो पदार्थ होते हैं इनमें इलेक्ट्रॉन युग्मित अवस्था में होते हैं, जिससे इनका चुंबकीय आघूर्ण एक दूसरे के प्रभाव को क्या करते हैं, ये समाप्त कर देते हैं, यानी चुंबकीय क्षेत्र से क्या होते हैं, प्रतिकर्षित होते हैं। तो इनको तो अपन ने समझा इलेक्ट्रॉन के आधार पर। बाकी जो तीनों पदार्थ होते हैं इनको हमने किससे समझा, डोमेन। डोमेन बताया था मैंने कि जो ठोस में जो धातु आयन होते हैं वो छोटे छोटे खंडों में समूहित हो जाते हैं, और उन छोटे छोटे खंडों को हम क्या कहते हैं, डोमेन। और प्रत्येक जो डोमेन होता है वो एक सूक्ष्म छोटी चुंबक के समान क्या करता है, व्यवहार करता है। तो लोह चुंबकीय पदार्थों में तो डोमेनों का जो चक्रण होता है वो एक ही दिशा में होता है, डोमेनों का संरेखण क्या होता है, एक ही दिशा में होता है। प्रतिलोह चुंबकीय पदार्थों में जो डोमेनों का संरक्षण इस प्रकार होता है कि इसमें समांतर और प्रति समांतर, यानी एक क्लॉकवाइज होगा तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा, तो एक दूसरे के प्रभाव को ये क्या करते हैं, पूर्ण रूप से समाप्त कर देते हैं, और इनका भी चुंबकीय आघूर्ण क्या आ जाता है, 0 आ जाता है। और तीसरा मैंने बताया था लघु या फेरी चुंबकीय पदार्थ, इनमें डोमेनों का जो चक्रण होता है, संरेखण होता है, ये इस प्रकार होता है कि समांतर और प्रति, खड़े वाले को अपन ने क्या नाम देते हैं, समांतर, और आड़े वालों को क्या नाम देते हैं, प्रति समांतर। तो इनकी संख्या अलग अलग होती है, तो इसके प्रभाव को एक दूसरा खत्म कर देगा, तो किसी ना किसी का डोमेन का प्रभाव क्या होगा, बचा हुआ रहेगा, और उस डोमेन की वजह से इसका चुंबकीय आघूर्ण शून्य नहीं होता। तो ऐसे पदार्थों को हम क्या कहते हैं, लघु या फेरी चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। इस प्रकार चुंबकीय गुणों के आधार पर हमने पदार्थों को 5 भागों में क्या करा है, बांटा है।